हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि लेडीज़ को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पर कैसे रखना चाहिए वो थोड़ा-सा हम मिस कर जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? सो मेन प्रॉब्लम एक मतलब अगर देखी जाए कि स्पेशली इंडिया में क्या है, तो वो लेडीज़ का एक तो हेल्थ का ध्यान ना रखना है, दूसरा उनको समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो अगर हम देखें इसको इस तरह से प्रॉब्लम ना माने, बट हम ये माने कि एक लाइफ साइकिल है और इसमें एज के अकॉर्डिंग थोड़े-थोड़े चेंजेस आते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी अगर कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर या तो ज़्यादा है या कम है, वो एक हार्मोन हो सकता है या एक के साथ दूसरा हार्मोन भी हो सकता है जो एसोसिएटेड हो जाए। किसी भी एक पर्टिकुलर एज में आपको वो नॉर्मल से ज़्यादा आपकी बॉडी में सेक्रीट होने लगे, तो उसे हम हार्मोनल डिसबैलेंस कहते हैं। अब ये हार्मोनल डिसबैलेंस हम लोगों को डिस्कस करना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हार्मोनल डिसबैलेंस से बेसिकली हमारी डेली की एक्टिविटीज़ जुड़ी रहती हैं, जो कि बहुत ही हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमारे को आ रही हैं, वो एक्चुअली क्यों आ रही हैं। सो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा-सा वॉचफुल हो जाएँ और अपनी डेली की लाइफ स्टाइल को देखें। थोड़ा-सा अपने आप को कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी करें कि आप सुबह से शाम तक क्या काम कर रहे हैं और नॉर्मली जो काम कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आप फ़ील कर रहे हैं या कोई सिम्पटम्स आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उसके डेप्थ में जाए कि ये नॉर्मली सभी लोगों के साथ होता है या सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जैसे कि अगर नॉर्मल एक्टिविटी में ही अगर आप थक जाते हैं, तो ये कुछ नॉर्मल नहीं है। बॉडी में स्टेमिना इतना होना चाहिए कि आप इस स्टेयरकेसेस ले सकें या फिर आप अपने नॉर्मल वॉक या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकें। अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी थक रहे हैं, तो या तो बॉडी में इनफ मसल्स नहीं है या कोई ना कोई गड़बड़ बॉडी में चल रही है जो आपको पता नहीं चल पा रही है। सो अब फीमेल की लाइफ साइकिल को अगर मैं देखूँ, तो कब-कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, जो कि नॉर्मल है। वन इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब आती है? जब भी कोई भी बच्ची अगर टीन एज में एंटर करती है या उससे पहले भी मे बी 9 ईयर्स में भी, तो उस टाइम पे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर देखे जाते हैं और इसी तरह से काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी बच्चा फेस कर रहा होता है। सो इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बच्चे को थोड़ा मूड स्विंग्स या फिर उसके बात करने का तरीका, उसका पैटर्न, उसकी बोली थोड़ी पतली या भारी हो रही होती है, तो वो सब चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। दूसरा एक फेज़ आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये सब हमारी उस टाइम पे सिम्पटम्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। थर्ड आता है मेनोपॉज़। जैसे कि प्यूबर्टी के स्टेज में आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, सिमिलरली मेनोपॉज़ में क्या होगा कि पीरियड्स नेचुरली बंद हो जाएँगे, हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो कई बार इसका बहुत ही ज़्यादा हवा क्रिएट किया होता है कि मेनोपॉज़ आने वाला है, मेनोपॉज़ आने वाला है और अब क्या होगा? कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इसे पार्ट ऑफ लाइफ लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स हमारे ज़्यादा हो जाएँगे, कुछ कम हो जाएँगे। सो अगर इन सब चीज़ों को नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर हम इन सब चीज़ों को बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके सोचे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आप इसको नॉर्मल तरीके से लें। अब मैं बात करूंगी सिम्टम्स की, कि हम कैसे पहचानें कि किसी भी व्यक्ति को कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है या फिर वो नॉर्मल है। तो एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थक जाना, नॉर्मल काम करके भी थक जाना, बिना कुछ करे भी थक जाना। सो ये एक थकान जो अननेसेसरी की है, वो इसीलिए है क्योंकि आपके हार्मोन्स कहीं चेंजेस हो रहे हैं या कोई हार्मोन ज़्यादा है या कम है। दूसरा आता है वेट। अगर नॉर्मल वेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है या कोई अनएक्सप्लेन वेट लॉस या वेट गेन है, आपने उतना फूड नहीं लिया है जितना कि वेट गेन आपको वेइंग मशीन पे दिख रहा है, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, सो ये भी हार्मोन्स की वजह से है। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा हमें फील होने लगे या हॉट फ्लैशेस आने लगे, तो भी ये हार्मोनल डिसबैलेंसेस का एक सिम्टम है जो बॉडी फील करती है, या किसी हार्मोन के, पर्टिकुलर हार्मोन के कम होने से ये हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि हमारी स्किन या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, या बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाना, या बहुत ज़्यादा ऑयली होना, या बहुत ज़्यादा रफ और कोर्स स्किन होना। सो ये सारे हार्मोनल चेंजेस के ही लक्षण हैं। बालों का अगर देखें, तो अगर बाल असमय गिर रहे हैं, आप अभी इतनी एजिंग नहीं हुई है लेकिन सफ़ेद हो रहे हैं, या बाल गिर रहे हैं, थिनिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये कोई ना कोई हार्मोन आपकी बॉडी में तो या तो ज़्यादा है या कम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब
वेट कम ज़्यादा, मेटाबॉलिक रेट कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलेशन इनका होता है थायराइड से। सो वो हम बात करेंगे कि कब क्या होता है, लेकिन थायराइड कम ज़्यादा होने, थायरॉक्सिन लेवल्स के कम ज़्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो स्ट्रेस इन एनीवेज आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करती है, तो कोशिश करें कि वो स्ट्रेस हमारी बॉडी में हम ना लें। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की और ज़्यादा बात करें तो हम देखेंगे कि एक हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर है, या तो बहुत हाई है या बहुत लो है। तो लो हुआ तो हमें बहुत ठंड लगेगी, और बहुत हाई हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। जो एक नॉर्मल पर्सन है वो उसको टॉलरेट कर पाएगा, लेकिन जो पर्सन हार्मोनल इम्बैलेंस को से जूझ रहा है, उसे पता नहीं है, या तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी या बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो यहाँ पे भी वॉचफुल होना ज़रूरी है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और डिप्रेशन अगर किसी को हो रहा है तो यहाँ पे भी कई बार ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है कि हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। मैंने आपको सारे सिम्टम्स बता दिए हैं, आई थिंक आप चेक कर सकते हैं अपने आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, या तो वो बहुत फास्ट हो जाती है या वो स्लो हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इसे भी आप नज़रअंदाज ना करें, कहीं ना कहीं हो सकता है यह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही आपको हो रहा हो। बाकी यूरिन का ज़्यादा आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसे कि डायबिटीज़ इसका एक उदाहरण है जिसमें ये सिम्टम्स हम फील करते हैं। अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंसुलिन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें डायबिटीज़ होने के चांस हैं, या फिर हम डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। स्किन टैग अगर हैं तो भी प्रॉब्लम हार्मोन से रिलेटेड हो सकती है। अब मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, जिससे कि आप सेल्फ चेक कर सकें कि हमें इनमें से कोई सिम्टम्स अगर हैं तो डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कोई भी सिम्टम है आपके तो आप डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करवाइए कि ये आपके साथ नॉर्मल चल रहा है या कोई आपको ट्रबल है, हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब इनके ट्रीटमेंट क्या होंगे? ट्रीटमेंट वही होंगे कि हम चेक करेंगे कि हार्मोन कौन सा इम्बैलेंस है, एंड डेफिनेटली फिर अगर लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है तो लाइफस्टाइल चेंज किया जाएगा, डाइट चेंज करने की ज़रूरत है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, एंड इफ़ you need a supplementation of hormone from outside, that is up to the doctor, they will guide you. Now we will talk about कि मैनेजमेंट क्या रहेगा। ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो मैनेजमेंट इन सब चीज़ों का देखते हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम मैनेज कैसे करें, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो उसको प्रिवेंट कैसे करें। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ डॉक्टर से मिलना है, सेकेंड इज़ स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, एंड थर्ड इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें कि हम अपनी स्लीप को वॉच करेंगे। स्लीप पूरी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और एक्सरसाइज होना चाहिए। जिन लोगों को थकान होती है वो ये ना सोचे कि मेरे को तो बहुत थकान होती है, मैं थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी और उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी। आप स्टार्ट तो करें, चाहे 5 मिनट से चाहे 10 मिनट से, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर टू डील विद द प्रॉब्लम और टू डील विद द फटीग और थकान, ठीक है। प्रिवेंशन की जैसे हमने बात करी, मैं पहले प्रिवेंशन की ही बात करना चाहूँगी, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर तो बाद में कर ही लेंगे मेडिसिन लेके, लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अभी हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बहुत ही सब अवेयर हैं एक टर्म से, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में ज़्यादा अवेयरनेस है वेट लूज़ करने की, वेट बैलेंस करने की। इसके बारे में हम थोड़ा कम बात करते हैं कि अगर हमारा वेट किसी भी एक पर्टिकुलर आइडल बॉडी वेट की रेंज में है तो हम इसी को मैनेज कैसे करें कि हमारा वेट फर्दर ना बढ़े। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी आप अपना BMI चेक कराएं, हाइट एंड वेट का रेशो, जिससे कि आपको पता चल जाए आइडल बॉडी वेट क्या है। अगर उससे वेट ज़्यादा है या कम है तो आप उस वेट के पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करें, एंड उसके बाद डाइट को एक बैलेंस करके रखें। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हमने प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाइट में बढ़ा दिया, कार्ब्स खत्म कर दिए और देन वी आर गोइंग फॉर द वॉक। नहीं, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट आपको बैलेंस करके लेने हैं। फिर वो चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो शुगर हो, वो सब आपका कैलोरी मैनेजमेंट में फिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ लेना है। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम बॉइल्ड खा रहे हैं और वी आर अप्रिशिएटिंग या वी आर एक्चुअली हैविंग वेरी गुड डाइट। No, this is not the good diet. The good diet is good diet is where you are able to have all kind of food groups along with all kind of nutrients. तो वो हमारी एक बैलेंस एंड आइडियल डाइट होती है। ओके,
So as I told you, the weight you have to manage. Second thing is you have to eat healthy. Eat healthy में क्या आता है? First of all, eat seasonal, eat local, and third thing is first you have the nutrition dense food. So nutrition dense food, as I said कि minerals and vitamin बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सेकेंड थिंग प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन कार्ब्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो हम कोशिश करें कि जो भी फूड हम ले रहे हैं वो अनपॉलिश्ड हो और साथ ही साथ में फ्रेश हो, ऑर्गेनिक हो. ऑर्गेनिक के लिए हमें इतना क्रूशियली देखने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये देखना है कि वो जो ऑर्गेनिक फूड है वो हम सोर्स कहाँ से कर रहे हैं. अगर वो हम सोर्स कर रहे हैं कहीं भी खुले मार्केट से, देन वी हैव टू सी कि कहीं उसमें कलर तो एडिड नहीं है. बेसिकली अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस आपका अनपॉलिश जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होगा. अगर कोई आप राइस खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा वाइट है, उसके वाइट कलर से अट्रैक्ट होकर आप उसको ले रहे हो, तो दैट मीन्स उसकी अपर लेयर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिसमें सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन थे. थर्ड थिंग, एक्सरसाइज. कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, आप इंजॉय करें, आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं. अब चाहे वो वॉक हो, जिम जाना हो या योगा हो, यू कैन एक्चुअली enjoy dancing also, or you can do the gardening, you can play with the pet, you can take your pet for a walk. So कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप अपना सकते हैं. आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है कि घर को क्लीन करना आपको अच्छा लगता है, आप घर को क्लीन भी कर सकते हो. सो दीज आर द फिजिकल एक्टिविटी जो आपको अच्छा लगे. आपको रनिंग करना अच्छा लगता है, आप रनिंग कर सकते हो, इवन रस्सी भी कूद सकते हैं. सो दे आर वेरी ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटी दैट यू कैन डू. जिम जाने का टाइम नहीं है या वॉक पे जाने का टाइम नहीं है तो आप इंडोर एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज इनफ स्लीप. सो एज आई सेड, बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों के मामले में अभी जागरूक होना बाकी है, जिसमें से स्लीप एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंटर है. कि हमें अगर बात करें कि कोई कहता है कि मैं 5 आवर्स में अच्छे से सो के उठ जाता हूँ, 6 आवर्स में सो के उठ जाता हूँ, या 4 आवर्स में भी बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी छोटी नहीं होती. इट इज़ 7 आवर्स. सो अगर आपकी स्लीप एट 1 को 5 आवर्स 6 आवर्स की है तो दिन में 1 आवर की आपको कहीं ना कहीं स्लीप चाहिए या छोटा सा नैप चाहिए. सो कोशिश करें कि एट 1 लेंथ आपकी स्लीप आवर्स हो, जो कि मिनिमम 7 आवर्स हो अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि आपको फिर दिन में नैप लेने का टाइम नहीं मिलेगा. नाउ डाइटरी रेगुलेशन, इसमें क्या करें, हम कैसी डाइट लें जिस तरह से कि हमारी सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएं. तो पहले तो हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं. एक तो डायबिटीज़ जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है. डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 या इंसुलिन रेजिस्टेंस कह लीजिए, ग्लूकोज इंटॉलरेंस कह लीजिए. बेसिकली आता तो सब कुछ इसीलिए कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे कार्ब्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकते हैं कि कार्ब्स हमें कैसे लेने हैं. ठीक है, आप शुगर मत लीजिए, आप हनी और गुड़ नहीं लेंगे. आप आर्टिफिशियल स्वीटनर भी लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आपको बिल्कुल स्वीट टूथ आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तब आप जाके स्टीविया या सुक्रालोज ले सकते हैं. बट आई वुड से कि पहले आप फ्रूट्स को लेने की कोशिश करें, उससे अपने स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें. और हमेशा ध्यान रहे कि आपको क्रेविंग रहेगी शुगर लेने की. सो कुछ भी आप अपना जो फ्रूट है वो जब भी आपका क्रेविंग टाइम है उस टाइम के लिए स्पेयर करके रखें. रेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेना है. एज आई सेड, अगर राइस भी खाना है आप खा सकते हो, लेकिन वो मांड निकला हुआ विदाउट स्टार्च होना चाहिए और अनपॉलिश्ड होना चाहिए. फिर वो चाहे ब्राउन हो, चाहे वाइट हो, रेड हो, कोई सा भी राइस हो. एंड चपातीज आर इक्वली गुड, रादर इट इज़ हैविंग मोर बेनिफिट रादर देन हैविंग राइस. तो हम प्रेफर करते हैं कि आपको राइस की बजाय चपाती खिलाएं. बट नो नीड टू लूज हार्ट इफ़ यू आर हैबिचुअली राइस ईटर, यू कैन हैव दैट ऑल्सो. सेकेंड थिंग इज़ आपको फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटी में 2-3 फ्रूट्स ही लेने हैं पूरे दिन में. और हमेशा ध्यान में रखना है कि शुगर, पोटैटो, स्टार्च वगैरह आपको अपनी डाइट में कम लेना है. एंड जूसेस नहीं लेने हैं, होल फ्रूट्स खाने हैं. सो ये तो कुछ टिप्स हुए हमारी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए. डायबिटीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि सुबह कभी एम्प्टी स्टमक आप वॉक पे ना जाए और ज़्यादा देर एम्प्टी स्टमक ना रहें. सेकेंड थिंग इज़ वेट मैनेजमेंट. वेट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो लाइक मेंटेनिंग. जैसे हमने शुगर मेंटेन करी वैसे वेट मेंटेन करना है. बट इसमें यह है कि कोई फूड हम कभी खा सकते हैं, बट हम उसको बैलेंस आउट करते रहेंगे विद द फिजिकल एक्टिविटी. इट्स द होल गेम इज़ मूविंग अराउंड द कैलोरीज. अब वो कैलोरीज आपने चाहे फैट से ली हैं, कार्ब से ली हैं या प्रोटीन से ली है. प्रोटीन से वैसे तो कैलोरी लेनी नहीं चाहिए, बट जनरली व्हाट हैपन्स, पीपल आर very fond of taking keto diet. So where you will increase your protein
you will decrease your carbs and you will have to increase your fat also to get the calories. सो इस तरह की डाइट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, रादर इससे कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में इम्बैलेंस और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. सो वेट लॉस करने के लिए भी ध्यान में रखें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद गुड प्रोटीन यू हैव टू टेक, एंड यू हैव टू इंक्रीज लॉट ऑफ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स and your salads or seasonal vegetable, green leafy vegetables. देन एक्सरसाइज मैं अभी बात करूंगी, वैसे हमने की थी इसकी. आपने अपना शुगर और फैट डिक्रीज करके रखना है अपनी डाइट में, ज़ीरो नहीं करना है, डिक्रीज करना है. ये किसी भी कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए ये मैं कहना चाह रही हूँ, बिकॉज जनरली यू गेन वेट. सो अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, किसी को पीसीओडी है या मेनोपॉजल स्टेज में है या प्यूबर्टी स्टेज में है, तो यहाँ वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ऐसा कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वेट लूज नहीं होगा, लेकिन गेन होने के चांसेस रहते हैं. अगर आप वॉचफुल रहें तो आप वो गेन होने से अपने आप को बचा सकते हो. थर्ड थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस रिडक्शन. वाई वी टॉक अबाउट स्ट्रेस अगेन एंड अगेन? बिकॉज स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है. जैसे कॉर्टिसोल है, वेन एवर यू विल बी ऑन द हायर साइड ऑफ स्ट्रेस, आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ से भी वेट इश्यूज आपको आने लगते हैं. अगर आप लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी वो स्लीप को भी अफेक्ट करेगा, आपके मूड को भी अफेक्ट करेगा, एंड मूड के अकॉर्डिंग आपके डाइट चॉइसेस को भी अफेक्ट करेगा. एंड सिमिलरली आपके हमेशा कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े रहेंगे एंड आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी. सो आप कोशिश करें कि स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को अपनाएं अपनी लाइफ में. जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रिगर. थर्ड थिंग इज कॉन्स्टेंट हेल्दी स्लीप होनी चाहिए. देयर शुड बी द कॉम्पिटिशन, लाइक यंगस्टर्स में बहुत होता है कि मैं तो इतना कम सोता हूँ और फिर भी मैं फ्रेश रहता हूँ. सो एवरीबडी वुड बी ट्राइंग टू कॉपी दैट. सो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा. ओवर द पीरियड आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी एंड आपकी स्किन का ग्लो भी खत्म हो जाएगा. साथ ही साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाएंगी. ये स्लीप इश्यूज आते हैं वहाँ पे भी जहाँ हम कॉल सेंटर की जॉब्स कर रहे होते हैं. सो नाइट बिकम डे एंड डे बिकम्स नाइट, एंड वी टेंड टू फॉरगेट देन इन द डे वी हैव टू स्लीप एंड ईट प्रॉपरली. एंड रात है, because you are working in the night, so you have to treat your night as a day and you have to eat properly during the night as you used to eat in the morning or the daytime. So that this is very crucial thing you have to understand if you're working in the night, because mostly weight gain और वेट ना लूज कर पाने के कारण भी नाइट शिफ्ट्स होती हैं. तो आपको जॉब बदलने की ज़रूरत नहीं, बट यू हैव टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंगली. देन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टॉक्ड, हम लोगों ने काफ़ी इसकी बात भी की है पहले भी, कि हमें गट हेल्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है. वी हैव टू ब्रेन्स, वन इज़ इन द गट एंड वन इज़ हियर. सो सब कुछ हमारे गट से रिलेटेड होता है. हमारी हेल्थ भी, हमारी इम्यूनिटी गट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. अगर हम अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स और जिसे हम कहते हैं हेल्दी, आप इसको इस तरह से समझे कि हमारे सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बैक्टीरियाज होंगे या थोड़े थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे. सो इंटेस्टाइन एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे हमें मेंटेन रखने पड़ते हैं. सो हमें गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों की भी ही ज़रूरत है. घर में आप किस तरह से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं? यू कैन हैव पिकल्स. आपको पिकल्स बहुत लेना चाहिए. एंड आपको कर्ड, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें जैसे इडली, डोसा, सांभर, ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. एप्पल्स आप खा सकते हैं सो दैट आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे. फाइबर एंड वाटर इनटेक जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका गट हेल्थ बेटर रहेगा. देन फाइबर की मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस, वेट मैनेजमेंट में भी है, डायबिटीज़ में भी है. कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज होता है तो वो भी एक तरह से आउटकम है हार्मोनल इम्बैलेंस का. कहीं ना कहीं हार्मोन भी अफेक्ट करते हैं. तो अगर आप फाइबर अपनी डाइट में अच्छा लेंगे, इंक्रीज क्वांटिटी में लेंगे, तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज कर पाएंगे. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनका भी रोल रहता है. सो आप अपनी डाइट में, अगर आप फिश ईटर हैं देन आप सैल्मन और टूना फिश ले सकते हैं, नहीं तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. इनके अलावा इसके आपको नट्स वगैरह बहुत लेने चाहिए अपनी डाइट में. डेली नट्स आपको लेने चाहिए जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ मैनेज रहे. सो आलमंड्स ले सकते हैं, एवोकाडो, ब्रोकली भी इम्पॉर्टेंट होती है. कहीं मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है, सो ब्रोकली या गोभी फैमिली से कोई भी सब्जी और सोए हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बट मेडिसिन के साथ में नहीं लें, वहाँ गैप क्रिएट करें.
ब्लूबेरीज आर ऑल्सो गुड फॉर यू, एंड पम्पकिन सीड्स, एग्स, अगर आप एग खाते हैं तो आप एग भी ले सकते हैं। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है, तो आप या तो एग वाइट लें या पनीर लें, टोफू लें, दाल लें। इन एवरी मील यू शुड हैव सम प्रोटीन आइटम, सो दैट प्रोटीन आपका इंक्रीज जब होगा तो आपकी मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, मेंटेन करेगा। सो ट्राई टू हैव प्रोटीन इन ईच एंड एवरी मील। एंड अब हम क्या ना करें इसकी भी बात कर लें। ये हमने डाइट की ओवरऑल डिस्कशन की। क्या ना करें वो हमारे कॉज में से ही निकलता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्मोकिंग और कैफीन और टी, इनका इंटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उस टाइम पे हमें लगता है कि स्ट्रेस से हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें मिल गया है एक सिगरेट के साथ में, या फिर अल्कोहल के साथ में, या फिर मैंने जैसा कि कहा टी एंड कॉफ़ी के साथ में। वो मोमेंट्री होता है, येस यू विल हैव अ किक, बट उसके बाद में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी, और उसके बाद ये भी एक फिजिकल स्ट्रेस के रूप में आपको वापसी इसके रिजल्ट मिलेंगे। सो आप किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना होकर आप कोशिश करें कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उस टाइम मेडिटेट करें। सो एक चीज़ को हटाने के लिए आपने दूसरा एक पॉइजन लाइक सब्सटेंस अपनी बॉडी को दे दिया, एंड ऑब्वियसली देन कॉर्टिसोल, उससे मोमेंट्री तो आपको लगेगा डिक्रीज हो गया है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं होता, और वो एक विशियस साइकिल के रूप में आपको परेशान करता रहता है। इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स अपनी डाइट में कम करें, शुगर्स आप अपनी डाइट में ओवरऑल इंक्रीज करें, और एनिमल फैट, रेड मीट, ये अपनी डाइट में इंक्रीज करें। डेली आप अच्छे से सोएं और पानी खूब पिएं। सो इस तरह से आप, अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में आ रहा है तो वो आप मैनेज कर पाओगे, और नहीं है तो आप प्रिवेंट कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस मैनेजमेंट। अब अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। आई एम गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स। Please write in the comment box if you have any questions. आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि एग्स हम खाएं तो येलो पोर्शन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हम योग कहते हैं। सो आई वुड से कि आप एटलीस्ट वीक में वंस एंड ट्वाइस योग खा सकते हैं, अगर कोई भी इशू नहीं है वेट का या कोलेस्ट्रॉल का। सो नॉर्मली आप खा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप ओवरऑल डाइट में आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कैलोरीज आप कितनी ले रहे हैं। जी आपने यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए बेसिकली जो हमें लेस प्यूरिन रिच डाइट लेनी चाहिए, प्यूरिन हमारी डाइट में कम होना चाहिए। सो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो यूरिक एसिड डिक्रीज़ करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट लॉस करेंगे, एंड नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में आप कम लेंगे। बाकी क्लासिफिकेशंस होता है कुछ प्रोडक्ट्स का, ग्रुप 1, 2, 3, अभी मैं पूरी लिस्ट आपको नहीं बता सकती हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि दाल अपनी डाइट में कम लेनी है, वो फाइनल ओवरऑल डाइट प्लान होता है। सो आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं लेके नॉर्मल डाइट, नॉर्मल प्रोटीन अमाउंट लेना है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट में यूरिक एसिड को मैनेज कर पाओगे डाइट के थ्रू।
देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, डायबिटीज़ है तो क्या हम कभी भी मीठा नहीं खा सकते? सो जब तक आपके शुगर लेवल्स अप हैं तब तक आप मीठा नहीं खाएं। शुगर लेवल्स एक बार कंट्रोल आ जाए, मैनेज हो जाएं, और जिस दिन भी आपके शुगर लेवल्स वेल मैनेज्ड हैं, ग्लूकोमीटर से आप चेक करते रहेंगे, उस दिन आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं। हेलो। सीमा जी। हेलो। हाँ सीमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही इंदिरा जी, यू आर लाइव एक्चुअली, एंड हाँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओ, एक मिनट। ऑडियो लाइव किया। कमेंट्स में मैं एक सवाल देख सकती हूँ कि आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि अगर हमें वाइट चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्या? वाइट एज इन राइस, मैदा, मिल्क, शुगर, जो भी इस कैटेगरी में आती है, आई मीन मेनली पीपल डिस्कस दिस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वाइट से दूर रहना चाहिए। इट इज़ लाइक यू हैव टू सी कि कौन से फूड से आपको एलर्जी है। अगर आपको इन सब चीज़ों से एलर्जी है, आप दूर रहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके कैलोरी काउंट में फिट नहीं होते तो आप दूर रहिए। बट ऐसा कुछ नहीं कि वाइट सारी चीज़ें खराब है। वेल इन दैट केस तो आटा भी नहीं लेना चाहिए, एंड आपको साबूदाना भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें वाइट हो जाती है। सॉल्ट, सॉल्ट आपको जितनी रिकमेंडेड, अगर आपको कोई भी इशू नहीं तो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इज इनफ फॉर द बॉडी। बट अगर हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली वो हाफ टी स्पून हो जाएगा। बट द थिंग इज विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, सर्वाइवल इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट। मिल्क का फिर भी आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, लाइक सोया मिल्क आप ले सकते हैं या आलमंड मिल्क ले सकते हैं। बट देयर इज नथिंग लाइक कि वाइट कलर की सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आई बिलीव आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। वनीता के ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।